प्यारे छात्रों, भैया बहनों, मैं रामेश्वर तिवारी, प्राचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर जयंत। बायोलॉजी जीव विज्ञान आज आपका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे हम लोग। तो इसमें फर्स्ट यूनिट आपकी है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बर्ड। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बर्ड यानी कहने का मतलब है जीव जगत की विविधता। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बर्ड, जीव जगत की विविधता, ये आपका 7 मार्क्स का चैप्टर है, यूनिट है। 7 मार्क्स की ये यूनिट है, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर की ये यूनिट है, छोटी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, जिसमें केवल 3 चैप्टर ही रखे गए हैं। इनको देखना पड़ेगा आपको। और इसमें फर्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। देखिए, जीव विज्ञान का जो पाठ्यक्रम रखा गया नया, इसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के संदर्भ में पहले कुछ परिचयात्मक रूप से बताएं, क्योंकि कंपटीशन में तो क्वेश्चन पूछेगा तो उससे भी पूछ लेगा। 11th क्लास स्टार्ट होता है तो पहले हम जीव विज्ञान के बारे में जानें, जो कि आपके बुक में नहीं दिया, पर हम लोग जानेंगे। थोड़ा संक्षिप्त 10 मिनट का उसको हम लेंगे, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है। कोई मिलता है तो पहले आपसे यही पूछता है कौन सा सब्जेक्ट लिए? जीव विज्ञान। बताओ जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है, जीव विज्ञान की स्पेलिंग बताओ। तो आपको ज्ञान होना चाहिए, बेसिक चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बायोलॉजी क्या, जीव विज्ञान क्या है? यहाँ स्पेलिंग लिखी है BIOLOGY, बायोलॉजी, BIOLOGY, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। आजकल इसको लाइफ साइंस भी बोलते हैं, जीवन विज्ञान भी कहते हैं। तो बायोलॉजी का मतलब क्या है? 2 शब्द हैं, यहाँ ध्यान रखना। BIO बायोस से बना है, LOGY लाजी, लागस से बना है। बायो माने जीवन, लाइफ, लागस मीन्स स्टडी, जीवन का अध्ययन, इसलिए तो इसको लाइफ साइंस कहते हैं, जीवन का अध्ययन। परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि ये विज्ञान की एक शाखा है, ध्यान रखेंगे, साइंस की, ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस क्या है? ये सिस्टमेटिक नॉलेज, ये सिस्टमेटिक नॉलेज इज साइंस। एक कह लीजिए कि सिस्टमेटिक माने क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित ज्ञान जो है वो विज्ञान है। तो जो कहते हैं आप उसको परिभाषित 9वीं 10वीं से किए चले आ रहे हैं कि क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये सिस्टमेटिक नॉलेज इज साइंस कहते हैं। तो यहाँ पर जीव विज्ञान उसकी एक ब्रांच है। प्रारंभ में जीव विज्ञान को कह लीजिए, जब विज्ञान की शाखाओं को विभाजित किया गया तो मुख्य रूप से 2 शाखाएं बनी, एक जीव विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान। दोनों में ही द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान में भी और भौतिक विज्ञान में भी। अंतर यह है कि यहाँ पर उस द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, पदार्थ ऊर्जा का, जो लिविंग सिस्टम का भाग है, जो जैव तंत्र का भाग है या था, कभी था, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द मैटर एंड एनर्जी विच इज आर वाज ये पार्ट ऑफ लिविंग सिस्टम, ये पार्ट ऑफ लिविंग सिस्टम। वही जीव विज्ञान, ध्यान रखेंगे, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम उस द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं जो जैव तंत्र का कभी भाग था या है, जैव तंत्र का भाग है या था, जो भी कहिए। तो इसको ध्यान रखेंगे। बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग with the matter and energy which is or was a part of
लिविंग सिस्टम। हम ध्यान देंगे, इस दीवार का अध्ययन नहीं करेंगे उसमें, परंतु कोई लकड़ी है, ब्रेंच है, उसका अध्ययन जीव विज्ञान में हम इसलिए करेंगे क्योंकि कभी वह किसी जैव तंत्र का भाग था। कुर्सी है, वो कभी उसमें जो लकड़ी लगी है कभी वो जीवित थी, वो कभी किसी पौधे की शाखा थी, आज वो भले डेड है बट उसमें कभी लाइफ था, जीवन था, इसलिए उसका अध्ययन हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत। क्लियर हो गया हो? वैसे सरल परिभाषा देते हैं, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतुओं और पेड़ पौधों का दोनों का सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं। जीव जब शब्द प्रयोग होगा तो दोनों आएंगे, पौधे भी आएंगे और जंतु भी आएंगे, इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना। अब जीव विज्ञान तो बात समझ में आ गई। सबसे पहले अरिस्टोटल अरस्तु जीव विज्ञान के ये जनक है, ध्यान देना। अरस्तु जीव फादर ऑफ बायोलॉजी है, ये दिमाग में आके बैठा रहे, पूछता है फादर ऑफ बायोलॉजी, पूछ देता है जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरिस्टोटल को जीव विज्ञान का जनक मानते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था। इन्होंने जंतुओं का वर्गीकरण किया था, पौधों के बारे में भी जानकारी दी थी प्रारंभ में। इन्होंने एनाइमा, इनाइमा, ओविपेरी, विविपेरी यानी लाल रक्त वाले, बिना लाल रक्त वाले, ओविपेरी अंडे देने वाले, विविपेरी बच्चे को जन्म देने वाले, ऐसा इन्होंने क्लासिफाइड किया था स्टार्टिंग में, इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। ये दिमाग में आता है। अब जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। फर्स्ट है, ध्यान रखेंगे, बॉटनी और सेकंड है जूलॉजी। बॉटनी का मतलब हुआ वनस्पति विज्ञान, इसको जो है वनस्पति विज्ञान कहिए या इसको फाइटोलॉजी भी बोलते हैं। फाइटोलॉजी बहुत लोग नहीं जानते, इसलिए इसको जाने यार। फाइटोस शब्द से आया है। फाइटोस माने होता है प्लांट, लॉजी माने टू स्टडी, पौधों का अध्ययन। तो जीव विज्ञान की वह शाखा, ये जीव विज्ञान की ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की शाखाएं दो मेन हुई। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वो जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत किसकी स्टडी करते हैं? प्लांट्स, पौधों का अध्ययन करते हैं, वो कहलाती है वनस्पति विज्ञान। इसके जनक हैं, ध्यान रखना, फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। थियोफ्रेस्टस ये वैज्ञानिक हैं, जिनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बॉटनी। यहाँ लगा लेना, फादर ऑफ बॉटनी, ये संकेत कर दिया है, फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे? अरस्तु। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। और जूलॉजी जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं, प्राणियों का। इसको प्राणी विज्ञान भी बोलते हैं, जंतु विज्ञान कहें, प्राणी विज्ञान कहें। केवल किसका? जून, दो शब्द है इसमें, ZOO, जून से आया, जिसका मतलब होता है एनिमल। लॉगस माने स्टडी, यानी किसका अध्ययन? जंतुओं का अध्ययन। किसका अध्ययन करना? जंतुओं का अध्ययन करना। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं, एनिमल का अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाती है जूलॉजी। और इसके भी जनक कौन है? इसके जनक हैं अरिस्टोटल, अरस्तु ही है, ध्यान देना। ये फादर ऑफ, अगर पूछता है फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो भी आपको बताना है कौन है? अरिस्टोटल है। अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं।
ये बेसिक ज्ञान है, होना चाहिए। दूसरी चीज, ये जो बायोलॉजी टर्म है, बायोलॉजी टर्म जो आया है, ध्यान रखेंगे बायोलॉजी, ये टर्म सबसे पहले ध्यान रखना 1801 में इस टर्म का, बायोलॉजी टर्म का प्रयोग सबसे पहले किया था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। लेमार्क एंड ट्रेविरेनस 1801 में। ये सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस ने ये बायोलॉजी टर्म दिया था। ये बहुत पूछता है, सैकड़ों बार एग्जाम में आ चुका है, ये जरूर पूछ देता है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो लेमार्क और ट्रेविरेनस नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले 1801 में जीव विज्ञान जो शब्द है, बायोलॉजी जो टर्म है, उसका प्रयोग किया था। चलिए, ये परिचयात्मक था, ये जरूर सिलेबस में होना चाहिए बट नहीं है, इसलिए इसको मैंने अपना कर्तव्य समझा कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए, बताया गया, इसको याद रखेंगे सभी लोग। अब आगे हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं, जो हमारा मुख्य टॉपिक है, जो पढ़ना है हमको। वो है द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। क्या है जीव जगत? देखिए, एक बहुत ही जटिल बातें यहाँ पर सामने देखने के लिए मिलती है। ये जीव जगत बहुत ही विहंगम है। इस जीव जगत में विभिन्न प्रकार के आपको जीवधारी दिखाई देते हैं। कहीं आपको चिड़ियों का झुंड चलता हुआ आकाश में उड़ता हुआ दिखाई देता है। कभी दृश्य देखते हैं एक नदी तालाब में जहाँ पर बहुत ढेर सारी मछलियां तैरती हुई दिखाई देती है। कहीं दृश्य देखते होंगे ऑक्टोपस 8 भुजाओं वाला किस तरीके से अपना जो है मिमिक्री कह लीजिए प्रदर्शित करता हुआ जाता है। कहीं इंक ग्लैंड उसमें होती है, वो छोड़ता है। अद्भुत प्राणी। कहीं पर आप देखेंगे तो बहुत ढेर सारे जो अपघटक हैं, डिकम्पोजर्स, बहुत सूक्ष्म, जो डिकम्पोज कर रहे हैं, सड़ा गला रहे हैं। कोई जीवधारी, कोई भी जीव डेड हो गया है, उसका जो है विघटन कर रहे हैं। एकदम बिल्कुल आपको विहंगम परिदृश्य दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये जो लिविंग बर्ड है, कह लीजिए आपका जो जीव जगत है, ये बहुत ही विहंगम है और इसमें विभिन्न प्रकार के जीवधारी सूक्ष्म से लेकर के माइक्रोस्कोपिक, जिनको हम नेक्ड आई से, नंगी आंख से नहीं देख सकते, उससे लेकर के बहुत ही विशालतम जीव इस जीव जगत में उपस्थित है। चाहे वो यहाँ जीव की बात कर रहे हैं, इसलिए प्लांट और एनिमल दोनों इंक्लूड है, दोनों उसमें सम्मिलित हैं, इसलिए इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। जहां तक अगर बात करते हैं तो सबसे सूक्ष्मतम रूप की हम अगर बात करते हैं तो उसमें आप जानते हैं कि यहाँ सजीव और निर्जीव दोनों के बीच एक लाइन अगर खींची जाए, देखी जाए प्रारंभ में, तो सजीव और निर्जीव दोनों में काफी स्टार्टिंग में समानताएं आपको दिखेंगी, क्योंकि दोनों ही अगर देखा जाए तो किससे बने हुए हैं। आप जानते हैं कि परमाणु, एटम मिलते हैं तो उससे मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड, कह लीजिए कि अणु और यौगिकों की बात हम करते हैं, ये बनते हैं। यानी यहाँ अगर मॉलिक्यूल और कंपाउंड की जहां बात हम कर रहे हैं, यहीं से आप में लिविंग और नॉन लिविंग के बीच एक लाइन खींची जा सकती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है जिसको हम कंपाउंड कर रहे हैं, दोनों की बातें हो रही, अणु और यौगिक की बात कर रहे हैं हम लोग, वो अगर देखा जाए तो ये परमाणुओं से बने हैं और ये अणु या जो यौगिक हैं
ये कोलाइड, क्रिस्टल और मिक्सचर, कोलाइड रूप में हो सकते हैं, क्रिस्टल रूप में हो सकते हैं, मिक्सचर रूप में हो सकते हैं, किस में हो सकते हैं? नॉन लिविंग में, निर्जीव के की बात हम करें। बट यही जब जो मॉलिक्यूल और कंपाउंड की बात कर रहे हैं, यही जब संगठित होकर एक रूप लेते हैं, एक सेल की हम बात करने लगते हैं, लिविंग सेल की बात करते हैं, तो वहां पर हम जीवन की बात कर लेते हैं। वायरस की अगर बात करें तो वायरस में अगर देखेंगे तो वायरस क्या है? कनेक्टिंग लिंक, किसके बीच कनेक्टिंग लिंक है? संयोजक कड़ी। कनेक्टिंग लिंक का मतलब संयोजक कड़ी है, सजीव और निर्जीव के बीच। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव निर्जीव के बीच संयोजक कड़ी है। कौन है? वायरस। वायरस में क्या है? सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, बट वहां पर भी अगर देखा जाए तो उसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है, जो जीवन के मुख्य घटक वहां पर मौजूद है, इसलिए उसको दोनों के बीच कनेक्टिंग लिंक के रूप में जानते हैं। वायरस जैसे ही किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है, उसमें लिविंग के कैरेक्टर पूरे के पूरे दिखते हैं, वो जीवित सजीव के समान दिखाई देता है। आगे हम लोग इन पर डिटेल बात करेंगे, पर यहाँ पर ध्यान रखें कि जो लिविंग और नॉन लिविंग की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर तलाश रहे हैं व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। तो यहाँ पर जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की बात की है, दोनों में अगर देखें तो समान प्रकार के रासायनिक तत्व हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग। समानताएं, काफी समानताएं। दोनों ही जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, कंजर्वेशन ऑफ, ध्यान रखेंगे, एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण का जो नियम है उसका दोनों ही पालन करते हैं, चाहे नॉन लिविंग हो या लिविंग हो। तो ये दोनों में ही काफी समानताएं, परंतु दोनों में काफी डिफरेंस है, दोनों में काफी अंतर है। आइए हम उन अंतर को देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ इसका जन्म हो रहा है प्रश्न का, कि क्या अंतर है, किस तरीके से इनको हम अंतर दोनों में कर सकते हैं, कैसे इन दोनों को हम अलग अलग परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे डिफरेंट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सजीव और निर्जीव, जीवित और अजीवित के बीच में क्या डिफरेंसेज है, किस आधार पर हम उनको जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या अंतर है इनमें। तो अभी जो हम वही बात कर रहे थे कि इनमें अगर देखा जाए, देखिए तो मूलभूत बहुत ढेर सारे अंतर देखेंगे। सबसे पहले तो जो बात हम लोगों ने कही थी कि एटम है, परमाणु से फिर अणु बनता है, अयौगिक बनते हैं, और फिर एक लिविंग सेल की हम बात करते हैं। लिविंग सेल की बात करने का मतलब वो सेल क्या है? सेल में जानते हैं कोशिका जीवन की इकाई है, जीवन की इकाई है, यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, आधारभूत इकाई है जीवन की कोशिका। कोशिका के अंदर सारी एक्टिविटी चलती है, जीवन के सारे कैरेक्टर्स हैं। तो उसमें क्या कैरेक्टर्स हम तलाशेंगे, किस तरीके से? तो एक जो सेल होती है, जो सेल की स्ट्रक्चर होती है, उसमें अगर देखेंगे तो एक बाहर, जैसे अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो भरा हुआ कह लीजिए द्रव्य है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य क्या है? जीवन का आधार है। जीव द्रव्य जीवन का क्या है? बेस ऑफ लाइफ, आधार है, जीवन का आधार है। तो ये पहला अंतर डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोटोप्लाज्म एंड सेल स्ट्रक्चर। पहले सबसे नंबर 1 आपका आएगा प्रोटोप्लाज्म
प्रोटोप्लाज्म एंड सेल स्ट्रक्चर। जीव द्रव्य और कोशिकीय संरचना, जीव द्रव्य और कोशिकीय संरचना, तो ये पहला अंतर होगा और बहुत बड़ा अंतर है, ध्यान रखेंगे। पहले ही बता दिया गया कि कोई लिविंग सेल होगी, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो और मल्टीसेलुलर, एक कोशिकी होगा या बहुकोशिकी होगा, कोई भी होगा, उसके अंदर अगर देखेंगे कोशिका के अंदर तो जीव द्रव्य होगा, प्रोटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं। और एक सेल स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कोशिकीय संरचना यानी सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर जाएंगे तो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे जो अपना अलग अलग फंक्शन करेंगे। तो ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये कहाँ मिलेगा? केवल वनली लिविंग में मिलेगा, नॉन लिविंग में ये चीजें देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। दूसरी बात करते हैं ग्रोथ की, वृद्धि। तो जो लिविंग है उनमें ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब आज इससे न लगाएं, जैसे हम लोग अपनी बात करें, एनिमल की बात करें, ह्यूमन की बात कर लेते हैं, तो हम लोग भी कभी कैसे थे? यूनिसेलुलर, एक कोशिकी थे। जब जाइगोट बना होगा, स्पर्म प्लस एग, गैमिट दोनों फ्यूज हुए तब तो जन्म हुआ। आधे क्रोमोसोम माता से, आधे पिता से प्राप्त हुए। शुक्राणु धन अंडाणु, ये दोनों मिले तो जाइगोट। जाइगोट एक कोशिकीय रचना थी, यूनिसेलुलर। वो डिवाइड होती गई, 9 माह तक माँ के गर्भ में रहे, विभाजित होती गई कोशिकाएं। कोशिका से क्या बना? कोशिका से ऊतक बना, ऊतक से अंग बना, और अंग से क्या बना? अंग तंत्र बना, और अंग तंत्र से क्या बनेगा? एक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, जीव की बात करेंगे। जीव से फिर क्या बनता है? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोस्फीयर। अभी हम लिख देंगे लास्ट में, क्योंकि ये कैसे इसका विकासात्मक क्रम है मालूम होना चाहिए। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि ग्रोथ यानी ये कोशिका विभाजित होकर 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64 इस तरीके से बढ़ती चली जाती है। 128, 256 गुणित मैंने गुणन होता चला जाता, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स। तो इस तरीके से कोशिकाओं का गुणन संख्या बढ़ती चली जाती है। और जीव जो होता है वो अपने शेप साइज, अपने आकार में, आकृति में क्या करता है? वृद्धि करता है। नॉन लिविंग नहीं करते। नॉन लिविंग में इस आंतरिक एक प्रक्रियाएं हैं, इंटरनल, इस तरीके से। नॉन लिविंग में कहाँ ग्रोथ होती है? नहीं होती। अगर कहीं होती भी है, जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा है, छोटा है, और 4-6 साल बाद के बाद वो बड़ा हो गया, तो क्या हो गया? बाहर से आकर उसमें जमा होते गए जो इसके सिलिकॉन के कह लीजिए मॉलिक्यूल्स थे, कण थे, जमा होता गया, बड़ा होता गया। बाहर से ग्रोथ हुई, बाहर से आके जमा हो गया, इंटरनली ग्रोथ नहीं है। इसको याद रखना। दूसरा जो है, चलेंगे देखेंगे इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो बात हम लोग कर रहे थे। सेलुलर कोशिकीय संगठन की बात करते हैं। कोशिकीय संगठन की बात तो आप पहले ही बता दिए कि कैसे इनका निर्माण हो रहा है, किस तरीके से कोशिकाएं सुव्यवस्थित बनती चली जा रही है। हमने पहले ही बताया। एक बात आपको महत्वपूर्ण थी जो दिमाग में, कि जैसे एटम है, परमाणु है, और परमाणु से क्या बनेगा? इससे मॉलिक्यूल, एंड कंपाउंड। ये महत्वपूर्ण है। लिंक दोनों के बीच की भी बात कर रहे थे। किसके बीच? लिविंग और कंपाउंड लिखा है। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच, ये दोनों के बीच है। यहां तक तो दोनों का काफी कोरिलेशन है, और यहीं से डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हम करना चाहें यहाँ से, तो ये अलग कलर के चाक से मैं लिख दे रहा हूँ। ये 3 रूपों में हम इसको पहले ही बताए थे कि जैसे
कोलॉइड है। दूसरी बात क्रिस्टल है, CRYSTAL, क्रिस्टल है। और क्या है? मिक्सचर है, MIXTURE। ये तीनों क्या है? ये तीनों ही ध्यान रखेंगे, ये नॉन लिविंग। लेकिन यही जब संगठन हो जाता है, इनका एक सुव्यवस्थित रचना के रूप में प्रोटोप्लाज्म में कन्वर्ट होते हैं, तो इनसे क्या बन जाता है? एक हम लिविंग सेल की बात करने लगते हैं। लिविंग, LIVING, लिविंग सेल की बात करते हैं। एक जीवित कोशिका की बात यहाँ से आती है। एक कोशिका बनती है और कोशिकाएं जब मिलती है तो उससे क्या बनता है? टिश्यू, TISSUE, टिश्यू। टिश्यू माने ऊतक। कोशिकाओं का समूह ही ऊतक कहलाता है। कोशिका तो जान रहे हो, कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक कोशिकीय जीव में भी जीवन है, उसके अंदर सारी क्रियाएं चलेंगी, जितनी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, और मल्टीसेलुलर है उसमें भी चलेंगी। तो जब कोशिकाएं आपस में समूहीकृत हो जाती हैं, ये लेबर डिवीजन, श्रम विभाजन के लिए, अलग अलग कार्य करने के लिए, कोशिकाएं जब एग्रीगेट होंगी, इकट्ठा कोशिकाओं का समूह, जो उत्पत्ति, संरचना और कार्य में, ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में क्या हो? सिमिलर हो, समान हो, वो कहलाता है टिश्यू। इसको बोलते हैं ऊतक। और ऊतक जब मिलते हैं तो वास्तव में ऊतक से बनता है क्या? ऑर्गन, अंग बनते हैं। और अंग कई ढेर सारे जब बनते हैं तो कहलाता है ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र बोले। और ये अंग तंत्र जब बना, जैसे हम लोगों को बहुत ढेर सारा अंग तंत्र है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, हार्मोनल तंत्र, तो बहुत ढेर सारे। ये सब तंत्र जब मिलते हैं तो एक हम किसकी बात कर लेते हैं? ऑर्गेनिज्म की, जीव की। ऑर्गेनिज्म, एक हम जीव की बात करते हैं। और ये जीव, बहुत ढेर सारे जीवों का जब वो ग्रुप देखते हैं किसी एक निश्चित एरिया में या उसमें, उसको आप क्या बोलते हो? इनसे बनता है क्या? पॉपुलेशन। क्या बनेगा? पॉपुलेशन। समष्टि, जनसंख्या। और इससे फिर बनता है क्या? ये बहुत ढेर सारी, जब समष्टि को हम एक साथ करते हैं तो उससे बनता है कम्युनिटी, COMMUNITY। कम्युनिटी माने समुदाय। और समुदाय से क्या बनता है? इकोसिस्टम, परितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। और पारिस्थितिकी तंत्र से बनता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, जिसको बायोस्फीयर को आप क्या बोलोगे? जैवमंडल, जीवमंडल, जैवमंडल, ये निर्माण होता है। एक दिमाग में आपकी ये बात फिट रहनी चाहिए कि इस तरीके से जो है एक ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये संगठन होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको ध्यान रखना है। तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हुआ। इसके बाद देखेंगे, अगला आएगा मेटाबॉलिज्म। 3 हो गए थे शायद, चौथा नंबर मेटाबॉलिज्म। इसको कुछ विशेष रूप से देखें, ये सब जगह आता रहेगा। इसको बोलते हो क्या? उपापचय।
इसको इस प्रकार देख लें कि दोबारा भी कभी भी एक टर्म में आए, ये शब्द आए तो मुझे न बताना पड़े। इस हिसाब से यहाँ समझ जाएंगे इसको, क्योंकि ये आता रहेगा उपापचय क्या है, उपचय क्या है, अपचय क्या है, बराबर आएगा। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म यहाँ पर दो चीजें हैं, ध्यान रखना, दो से बना है। एक है, ध्यान रखेंगे, एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म माने जिसको बोलेंगे उपचय, उपचय, और दूसरा है केटाबॉलिज्म, जिसका मतलब होगा अपचय। उपचय धन अपचय बराबर उपापचय, उपचय धन अपचय बराबर उपापचय। एनाबॉलिज्म प्लस केटाबॉलिज्म इज इक्वल मेटाबॉलिज्म। किसी भी जीव की बात करें लिविंग की, तो पहले ही कह देते हैं कि जीवन उसमें क्या है, जिसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है, जिनमें जीवन की प्रक्रियाएं चल रही है, वो जीवित है। बाकी जब जिनमें नहीं चल रही हैं तो वो जीवित नहीं है। एक पंखा है, उसमें जीवन की प्रक्रियाएं नहीं चल रही, सो जीवन नहीं है। एक जीव की बात करते हैं, अर्थवार में है, केचुआ जा रहा है, चल रहा है, एनिलिडा का है, खंड युक्त शरीर है, देखते होंगे चलते हुए अर्थवार को, पेरिटिमा पोस्टमा चल रहा है, उसमें जीवन है, उसमें कह देते हैं हम लोग इसमें उपापचय क्रियाएं चल रही, मेटाबॉलिक प्रोसेस। उपचय धन अपचय, दोनों ही क्रियाएं होना जरूरी है, दोनों ही क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही जीवन चलता है। अब ये क्रियाएं क्या है, इन दोनों को बड़े अच्छे से समझें। एनाबॉलिज्म जिसको बोल रहे हैं उपचय, उपचय ध्यान रखना एक निर्माणकारी क्रिया है, शरीर के अंदर चलती है, निर्माणकारी क्रिया है, सिंथेटिक प्रोसेसेस है, निर्माण होता है इसमें सिंपलेस्ट जो मॉलिक्यूल्स है, सरल अणु जो है, वो मिल करके कॉम्प्लेक्स जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं। सरल अणु मिलकर के क्या बनाते हैं, जटिल अणु का निर्माण करते हैं। इसमें जीव का भार क्या होगा, बढ़ेगा। जब बन रहा है तो क्या होगा, बढ़ेगा, जीव का भार बढ़ता है। यह निर्माणकारी प्रोसेस है, निर्माणकारी क्रियाएं, ये कहलाती है उपचय। जैसे इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ये निर्माणकारी क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। कौन करते हैं, हरे पौधे करते हैं, क्योंकि उनके पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, हरी होती है, और प्रकाश सूर्य का चाहिए, और पानी चाहिए, जड़ें पानी को एब्जॉर्ब करती है, शोषित करती है। अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन अपना पौधा बनाता है। क्या क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, पानी चाहिए, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए जो हरी पत्तियों में है, तो ये इनकी मदद से अपना भोजन बनाता है। एनर्जी केवल सूर्य के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। सूर्य को इसीलिए हम लोग अपना आराध्य मानते हैं, पूजा करते हैं। ऊर्जा का स्रोत एकमात्र सूर्य है। सूर्य से आई हुई ऊर्जा का उपयोग केवल पौधे कर सकते हैं, हरे पौधे, कोई नहीं। इसलिए पौधे बहुत ढेर सारे लगाएं आप। पौधे नहीं होंगे तो जीवन नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करेगा, वनली प्लांट, केवल पौधे करेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा वृक्षारोपण पर ध्यान देना है आपको। वैसे भी आपको कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति की सुरक्षा करना है, बायोलॉजी लिए है, चूंकि उद्देश्य यही है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये फोटोसिंथेसिस, ये निर्माणकारी क्रिया है। अब मैंने बताया कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से। ऐसा समीकरण याद रहे आपको, लिखते हैं आप, क्या लिखते हैं, अभी हम इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं अपचय को, क्योंकि जगह कम है लिखने के लिए। तो यहाँ पर देखें, 6CO2 प्लस 12H2O, 12H2O इज इक्वल टू
6CO2 प्लस 12H2O। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पानी है, वाटर। ये किसकी उपस्थिति में? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। कहाँ पर ये प्रक्रिया होगी? कहाँ पर होगी? क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ है? क्लोरोफिल ऑल ग्रीन प्लांट्स, समस्त हरे पेड़ पौधे। हरे इसीलिए है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है। तो यहाँ पर ये ध्यान में देते जाएं, समस्त हरे पेड़ पौधे आ गया। हरे इसलिए क्लोरोफिल है, समस्त हरे पेड़ पौधे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, ये धन तथा होगा एंड, ये जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6। भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, भोजन बनता है ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाएंगे। प्लस 6O2 ऑक्सीजन निकलती है, ये प्राणदायिनी ऑक्सीजन देते हैं पौधे। प्लस 6H2। कहीं कहीं किताबों में एनर्जी लिख देता है, वो गलत है। कहीं यहाँ 6H2O ले लेता है, वो भी समीकरण गलत है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली जो ऑक्सीजन होती है उसका स्रोत क्या होता है? पानी होता है। ये भी ध्यान रखना, बहुत ज्यादा कंपटीशन में पूछेगा आगे। खैर चैप्टर आएगा तो पढ़ेंगे, आप वहां देखेंगे किस तरीके से पहले जल के अणुओं का विखंडन होता है, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन होता है, लाइट रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन, वहां देखेंगे आप। और यहाँ ध्यान दें कि जो ऑक्सीजन निकलती है प्रकाश संश्लेषण में, इसका स्रोत पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। जनरली आप गलती करते हैं, इसको याद रखना कि समस्त हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ये क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में प्राणदायिनी ऑक्सीजन मुक्त होती है, ऑक्सीजन निकलती है, गैस है, ये मुक्त होती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है। ये उपचय क्रिया है, निर्माणकारी क्रिया है। हम लोगों में भी न्यूट्रिशन, पोषण की जो प्रक्रिया होती है, उपचय क्रिया है। अब यहाँ पर आगे दूसरी प्रक्रिया की हम बात कर लेते हैं। ये तो एनाबॉलिक प्रोसेस हुई, दूसरी कैटाबॉलिक प्रोसेस की बात करते हैं। कैटाबॉलिज्म, अपचय, अपचय की बात कर लेते हैं। अपचय का मतलब हुआ ये विनाशकारी क्रिया है। भाई ऊर्जा बनाना है आपको, जब इसका दहन करेंगे तभी बनेगा। जो भोजन बना है ग्लूकोज, ये ईंधन है, इसी के दहन से ऊर्जा बननी है। तो अब इसका दहन होता है कैटाबॉलिक क्रिया में। अपचय क्रिया में क्या होगा? भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होगा, टूटेगा और ऊर्जा की प्राप्ति होगी, उसी ऊर्जा से कार्य होगा। तो श्वसन जो क्रिया है, रेस्पिरेशन, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन, श्वसन। ये जो श्वसन की क्रिया है, ये अपचय क्रिया है। इसमें C6H12O6 प्लस 6O2 प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP 686 किलो कैलोरी के काल, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं के यानी किलो कैलोरी, CAL कैलोरी ऊर्जा, या इसको आप बोल सकते हो अथवा 38 ATP 38 ATP। बोर्ड दिख रहा है या नहीं? अब वहां से हम देख नहीं पा रहे हैं। 38 ATP, 38 ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा इस रूप में संचित होती है, ये बनती है। तो यहाँ पर ध्यान में रखें, भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो रहा है और जिससे ऊर्जा बन रही है, तो जीव का भार तो घट जाएगा। जीव का भार क्या होगा? घट जाएगा। श्वसन की क्रिया, किसी को दौड़ा दीजिए आप 2 किलोमीटर,
और लौट के आए, उसके पहले उसका वेट तौल लीजिए और 2 किलोमीटर दौड़ा कर फिर तौल लीजिए, देखिए उसका वजन घट जाएगा, उसका वजन घट जाएगा। तो श्वसन क्या है? एक विनाशकारी क्रिया है जिसमें जीव का भार घटता है। जटिल अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। ये जटिल अणु ग्लूकोज सरल अणुओं में टूट रहा है, पानी कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। उससे जस्ट अपोजिट वहां पर सरल अणु मिलकर के जटिल अणु बना रहे थे, जीव का भार बढ़ रहा था, यहाँ जीव का भार घट रहा है। काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है इसको, ध्यान देना, कॉन्सेप्ट हमेशा आपका क्लियर रहे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये उपापचय, ये क्रियाएं कोई भी जीव होगा, ऑल लिविंग बीइंग्स, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस अनिवार्यतः चलेगी, उसी में तो जीवन है। अगर एनर्जी लेगा नहीं, एनर्जी उसको बनेगी नहीं, उसके अंदर जीवन चलेगा नहीं। तो उसमें दोनों ही क्रियाएं चलेंगी, उपचय भी चलेगी जहां पर निर्माणकारी क्रिया होगी, अपचय चलेगी जहां विनाशकारी क्रिया होगी। दोनों ही क्रियाएं कंटिन्यूअस चलती हैं जीवधारी के अंदर। जीव तंत्र जो होता है, ये कह लीजिए एक ओपन सिस्टम होता है, ये खुला तंत्र होता है, यानी बाहर से ऊर्जा जाती है और शरीर के अंदर खर्च होती है, शरीर से बाहर उसी रूप में निकलती है, खर्च होती है। तो इसलिए जैव तंत्र एक खुला तंत्र है। अगर ये क्लोज सिस्टम होगा तो ये जैव तंत्र बिखर जाएगा, जीवन संभव नहीं होगा। क्योंकि जो आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, जो संचित है, स्टोरेज है, जब आप बाहर से एनर्जी नहीं लोगे तो आपके अंदर की जो एनर्जी है वो क्या होगी? खर्च होगी, और इस तरीके से एंथैल्पी बहुत बढ़ेगी और अंत में आप जीव तत्व क्या होगा? बिखर जाएगा। ये आगे चर्चाएं होंगी, इसको आप ध्यान में रखिए। इसके बाद ये देख लिया हम लोग मेटाबॉलिज्म। इसी तरीके से शेप की बात कर लें। शेप जीवधारी का देखते हैं कि निश्चित स्वरूप होता है, आकार होता है। मानव को देखो सब एक जैसे आकार के होंगे, बंदर को देखो सबका आकार एक जैसा दिखाई देता, घोड़े को देखो अलग, माने एक निश्चित जीवधारी की कह लीजिए एक निश्चित शेप होता है, एक निश्चित आकृति होती है। पर निर्जीव में ऐसा नहीं, एक जैसी आकृति होगी। आप बना दो अलग बात है कि क्रिस्टल बना दिए किसी का वो बना दिए अलग बात, पर ऐसा नहीं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। मूवमेंट की बात करते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन का मतलब होता है प्रचलन, प्रचलन, और मूवमेंट का मतलब होता है गति। जनरली बहुत लोग बायोलॉजी में दोनों का मतलब एक ही समझ लेते हैं, बहुत डिफरेंट है दोनों में। प्रचलन अलग है और गति अलग है। ये मैं हाथ घुमा रहा हूं अपने एक स्थान पर ही, हाथ ये घुमा रहे हैं यहाँ, ये गति है। लेकिन मैं चल रहा हूं, ये क्या है? ये प्रचलन है, साथ में गति भी है। ऐसा नहीं कर रहे कि गति नहीं, बट ये क्या है? ये चलना जिसमें स्थान चेंज होगा। प्रचलन का मतलब है कि किसी जीव के द्वारा कह लीजिए उड़कर, रेंगकर, सरककर, फिसलकर, चलकर, किसी भी माध्यम से, माध्यम कुछ भी हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, पहुंचना, ये कहलाता है लोकोमोशन, प्रचलन। और गति का मतलब क्या है? चाहे जीव चल रहा हो, एक स्थान पर स्थिर हो, उसके अंगों की जो ऑर्गन्स हैं उनकी कह लीजिए, उनका मूवमेंट, उनकी गति, उनका हिलना डुलना। पौधा भी गति करता है, प्लांट, बट वो लोकोमोशन नहीं करता। आम का कोई पेड़ हो आपके आसपास तो उसका स्थान बदलते नहीं देखे होंगे कि चल करके आज चला गया दूसरे जगह, जहां वहीं रहेगा। वो जयंत से चल करके अमलोरी नहीं पहुंचेगा, स्थान उसका क्लियर है, जहां पर है वहीं रहेगा। पर उसके जो देखेंगे गति की बात कर रहे हैं तो उसकी पत्तियों में स्टोमेटा है, खुलते बंद होते, वो मूवमेंट करते हैं। पत्तियां हिलती डुलती है, डालियां हिलती डुलती है, ये मूवमेंट है, गति। हमारी आंख
नेत्रगोलक, आई बाल दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमा रहे हैं, ये मूवमेंट है, गति। हाथ घुमा रहे हैं, मूवमेंट है। हार्ट जो है अपना स्पंदन कर रहा है, हार्ट देख रहे हैं, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिस्टोल डायस्टोल, ये क्या है? मूवमेंट है। इसको एकदम क्लियर रहे। तो ये लोकोमोशन तो केवल ओनली एनिमल में बात करते हैं, या जो कह लीजिए कि बहुत ही निम्न कोटि के जो सूक्ष्म जीव हैं उनमें, पौधों में भी क्लेमाइडोमोनास वगैरह कुछ एल्गा हैं जिनमें इस तरीके से होता है, पानी में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, चलते हैं। बट ये प्लांट में जनरली कहते हैं कि मूवमेंट हो, ओनली मूवमेंट, नो लोकोमोशन। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, प्रचलन और गति को, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से ले सकते हैं हम लोग जीवों में जो डिफरेंस की बात कर रहे हैं सजीव निर्जीव के बीच, ये सारी क्रियाएं सजीव में है, निर्जीव में नहीं है। तो इसी तरीके से ध्यान रखेंगे, हम इरिटेबिलिटी की बात कर सकते हैं, उत्तेजनशीलता, 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 ये भी सजीव का ही गुण है। आप कहीं बैठे, आपका साथी धीरे से पिन चुभो दिया, चल पड़ते हैं। यानी जो नेचर में कह लीजिए कि उद्दीपन, इंपल्स मिलते हैं, उनके प्रति जो अनुक्रिया है, ये लिविंग ही करते हैं। गर्मी, ठंडी, सर्दी, सबके प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है, केवल सजीव करते हैं, बाकी नहीं करेगा। पंखा है, बंद है, उसको कितनी भी ठंडी हो, उसको ठंडी से क्या मतलब है? क्या उसको ठंडी लगेगी? क्या कोई प्रतिक्रिया करेगा? लेकिन कोई लिविंग बीइंग्स है तो उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, उसके प्रति प्रतिक्रिया करेगा, अपनी बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपाय करेगा, ये सारी बात। इसी तरीके से जीवों में जो और प्रक्रियाएं चलती हैं, डिफरेंस, रेस्पिरेशन, अभी आया था जो अपचय क्रिया थी, वहां पर आया था श्वसन, यानी जीवों में श्वसन की क्रिया होती है, निर्जीवों में श्वसन की क्रिया नहीं होती है। इसको क्या बताएं, बता ही चुके हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, प्रजनन, प्रजनन, री माने पुनः, प्रोडक्शन माने उत्पादन, अपने जैसा दोबारा पैदा करना, ये सजीवों का गुण है। सजीव अपने जैसे संतति को क्या करता है? जन्म देता है। निर्जीवों में क्षमता नहीं होती है कि आज एक पंखा यहाँ लगा है, कल आए तो दो तो पैदा होकर छोटे छोटे लग जाए, ऐसा तो नहीं है। निर्जीव नहीं कर सकता, सजीव करता है। सजीव में अपने समान संतति को जन्म देने की क्या होती है? क्षमता होती है। ये कहलाता है प्रजनन, अपने जैसे संतान को जन्म देता है। इसी तरीके से ये सब डिफरेंस करेंगे आप, अगर ये याद रहेंगे तो आप सब बन जाएगा। इसी तरीके से अगला देखेंगे हम लोग क्या? एडाप्टेशन, अनुकूलन, जीवधारी जिस वातावरण में रहता है उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट करता है, बदलता है। अगर वो नहीं बदलेगा तो क्या होगा? जीवन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसलिए जीवधारी अपने आप को वातावरण के अनुसार से परिवर्तित करता है, उसी के अनुकूल बनाता है। देखते होंगे बर्फीले स्थानों पर रहने वाले भालू, रीछ, फरों से पूरे बाल से किस तरीके से लदे होते हैं। मरुस्थल में रहने वाले पौधे, उनकी पत्तियां देखिए कितनी थिक, मोटी होती है। कैक्टस को याद कर लो, ताकि उनमें स्टोमेटा नहीं होते या फंक्शनलेस होते हैं, संकीर्ण स्टोमेटा होते, धसे रहते, पानी को ट्रांसपीरेट न करे, बचा के रखे, नहीं तो उनका जीवन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। ये कहने का मतलब ये है, वातावरण के प्रति वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं, बदलते हैं, अनुकूलन, इसी को अनुकूलन बोलते हैं।
धूप में आप कार्य करते हो तो आपकी त्वचा काली हो जाती है, मेलानिन की परत जमा हो जाती है आंतरिक ऊतकों की रक्षा के लिए। वही आप प्रकाश में नहीं जाते, अंधेरे में या छाया में रहते हो, आप गोरे हो जाते हो। सब एडाप्टेशन है। ज़्यादा इस पर डिटेल में बाद में चर्चा होगी, लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन, शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन जब आएगा तो बात होगी। इसी तरीके से न्यूट्रिशन, ये भी पहले आ गया है। सजीव सभी अपना पोषण प्राप्त करते हैं। पोषण का मतलब होता है क्या? जो कह लीजिए कि खाद्य ऊर्जा को प्राप्त करना, यानी एटमॉस्फेयर से न्यूट्रिएंट्स को लेना, एनर्जी को प्राप्त करना और उससे जीवन सुचारू रूप से चले। तो ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आती है। न्यूट्रिशन में क्या क्या प्रोसेस होगा? इंगेशन, अंतर्ग्रहण, डाइजेशन, पाचन, एब्जॉर्प्शन और शोषण, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण और इगेशन, बहिक्षेपण। ये सारी 5 प्रोसेस उसमें होंगी न्यूट्रिशन में। आगे इनमें भी डिटेल में न्यूट्रिशन चैप्टर नहीं पढ़ना है, देखेंगे। इसी तरीके से लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। प्रत्येक जीवधारी जन्म लेता है, बढ़ता है, ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है, अंत में उसकी जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, धीरे धीरे क्षीण हो जाती हैं और अंत में वो क्या होता है, कह लीजिए कि अपना जीवन समाप्त करता है। एक निश्चित उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय है, ये उसका लाइफ स्पान कहलाता है, जीवन अवधि कहलाता है। जैसे मनुष्य का लगभग जीवन अवधि 70 वर्ष है। पहले कभी 100 वर्ष होती थी, अब 70 वर्ष बुकों में भी लिखा रहता है। हम लोग पढ़ते थे जब जिस समय 12वीं और 10वीं में, उस समय मनुष्य का जीवन काल 100 से 120 वर्ष लिखा रहता, 100 वर्ष लिखा रहता था। बट ऐसा नहीं है, धीरे धीरे लाइफ स्पान कम होती जा रही है। तो 70 वर्ष अब जो है औसत जीवन अवधि होती है। हर जीव की जीवन अवधि एक निश्चित होती है। तो यहाँ पर इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। मे फ्लाई एक मक्खी है जिसकी जीवन अवधि 1 डेज, 1 दिन की होती है। सबसे कम जीवन अवधि मे फ्लाई, MAYFLY, फ्लाई, मे फ्लाई, मे मक्खी है। तो ऐसी हर तोते की जीवन अवधि 140 वर्ष। तो सभी की जीवन अवधि लगभग इस तरीके से एक निश्चित होती है। इसको बाद में हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। फिर लास्ट आता है डेथ की बात करें। मृत्यु जीवन का अनिवार्य पहलू है। जब जीवन है तो मृत्यु है। अगर मृत्यु नहीं होगी तो जीवन नहीं होगा। क्योंकि ये जो प्रकृति है, कह लीजिए यहाँ पर जो सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, मटेरियल है, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड चले जाओ, जो आप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात की, वो तो सीमित है। केवल लिविंग होंगे तो फिर कैसे बनेंगे? नॉन लिविंग से लिविंग बनता है। 2 सिस्टम है, एक बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। इन्हीं दोनों से मिलकर के तो आपका इकोसिस्टम बनता है, जिसमें दोनों रहना जरूरी है। तो जब जीवन तभी होगा जब मृत्यु होगी। केवल जीवन ही नहीं होगा, मरेंगे तभी वो डिकम्पोज होंगे, तो वही मटेरियल फिर लिविंग में यूज होगा। तो इस तरीके से मृत्यु बहुत जरूरी है। मृत्यु जीवन का अनिवार्य पहलू है। मृत्यु नहीं तो जीवन नहीं। और ये मृत्यु की बात जो हम लोग करते हैं, हर प्राणी की मृत्यु होती है। एक निश्चित जीवन अवधि होती है और उस जीवन अवधि को जीने के बाद कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीवधारी हो, वो अमर तो नहीं है, वो तो मरेगा ही। अंत में अपने प्राण को क्या करता है? त्यागता है। उसकी ये क्या कहलाएगी? मृत्यु कहलाती है। मृत्यु भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 प्रकार से बात कर सकते हैं। एक होती है, ध्यान रखेंगे, चिकित्सीय मृत्यु, और दूसरी होती है जैविक मृत्यु, यानी बायोलॉजिकल डेथ। और एक कह सकते हैं कि उसको जो है क्लिनिकल डेथ। चिकित्सीय मृत्यु और जैविक मृत्यु। चिकित्सीय मृत्यु का मतलब होता है कि
जैसे हृदय गति का रुक जाना, हृदय गति रुक गई, मृत्यु हो गई, धड़कन रुक गई, मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक हो गया, मृत्यु हो गई, श्वसन दर रुक गई, श्वसन की क्रिया रुक गई, मृत्यु हो गई। ये चिकित्सीय आपकी कह लीजिए कि क्लिनिकल डेथ कहलाएगी, चिकित्सीय मृत्यु जिसको बोलेंगे हम लोग। चिकित्सीय मृत्यु होने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि जीवन बचा रहता है। कैसे कहिए? जो बायोलॉजिकल जब तक किसी की डेथ नहीं, जब तक उसकी जैविक मृत्यु नहीं हो, जैविक मृत्यु से अभिप्राय है। देखिए चिकित्सीय मृत्यु में कोई भी मर गया, जैसे बात करते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई, उस मरे हुए प्राणी की हृदय की धड़कन तो रुक गई, श्वसन क्रिया बंद हो गई, सर्कुलेशन बंद हो गया, सारी प्रोसेस बंद हो गई, मेटाबॉलिक प्रोसेस बंद हो गई। बट सेलुलर स्तर पर जाइए, उसकी कोशिकाओं को जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रोवाइड हो चुका है, जो मिल चुका है उसको, उसमें सेलुलर जो प्रोसेस है वो तो चलती रहेगी जब तक उसको आपने एनर्जी दे दी है। तो चिकित्सीय मृत्यु के बाद 24 घंटे तक लगभग कोशिकाएं जीवित रहती है, सिर्फ जीवित रहती है। जब उनकी एनर्जी खत्म होगी तब वो मरेगी, तब वो अपना काम करना बंद करेगी। तो वो कोशिकाएं कार्य करना बंद कर देगी तो वो कहलाएगी ध्यान रखें जैविक मृत्यु। आप ऐसे देखिए कि कोई हार्ट अटैक हुआ या कोई ऐसे ही धड़कन बंद हो गई, मर गया। मरने के बाद आप उस तरह लीजिए, रेजर लीजिए, उसकी दाढ़ी मूछ बना दीजिए। आप 24 घंटे 48 घंटे के बाद निरीक्षण करिए, उसकी दाढ़ी के बाल निकल आएंगे, बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेल्स अपना कार्य कर रही है, जो उनको ऊर्जा मिली है उस ऊर्जा का उपयोग कर रही है। ऊर्जा जब तक खत्म नहीं होगी तब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी। बात क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये आज मैं समझता हूं कि एक स्टार्टिंग का लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है ये, और दूसरे लेक्चर में शायद ये चैप्टर आपका पहला खत्म हो जाएगा। इसके बाद डाइवर्सिटी देखेंगे हम लोग, विविधता जो है जीव जगत की, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ की बात करेंगे हम। इसके बाद में जैव विविधता की बात करेंगे और उसी में क्लासिफिकेशन थोड़ा सा चर्चा आएगी। नेक्स्ट चैप्टर तो क्लासिफिकेशन का ही होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसका पत्यर कर लिया, स्टार्ट कर दिया गया है। इसको भली भांति आप पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा प्रयास कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।